हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमेश नाम का एक आदमी था जिसकी बहुत बड़ी सुनार की दुकान थी। रमेश बहुत ही चालाक और चंड था। कहने को तो वो बहुत रईस था, लेकिन वो कभी भी किसी की मदद नहीं करता था और हर वक्त अपनी सुनार की दुकान में लोगों को लूटता रहता था। ऐसे ही एक दिन रमेश की दुकान में एक आदमी आता है जो कि उसकी दुकान के पास आकर बैठ जाता है। भिखारी को बाहर देखकर रमेश दुकान के बाहर जाता है और उसके पास खड़ा होकर कहता है, अबे वो फकीर भिखारी, तुझे और कोई दुकान दिखाई नहीं दे रही क्या? मेरी दुकान के आगे क्यों बैठा है तू बे? अबे इतनी बड़ी दुकान के आगे किसी भिखारी का बैठना ना अच्छा नहीं लगता है। दुकान के लगे चार चांद पूरे कम हो जाते हैं। चलो चल चल हट यहाँ से, बस धक्के मार के निकालूंगा तुझे। जाता कि नहीं जाता? ऐसे मत करिए मेरे साथ भगवान के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप मुझे एक वक्त का कुछ खाना दे दे तो मेरी भूख मिट जाएगी। अरे जाना, मैंने ठेका लेके रखा है क्या तुम जैसे भिखारियों का? और मैं नहीं देता तुम जैसे भिखारियों को कुछ भी खाने को, ठीक है? जाके सड़क पे ना भीख मांगो और जो देगा ना तो खा लेना, लेकिन ना इस दुकान के सामने से हट जाओ अभी के अभी। मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे खाने को दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। आपकी इतनी बड़ी दुकान है। अबे यार, तुम जैसे भिखारी लोग मानते नहीं हो। तू लगता है कुछ लिए बिना मानेगा नहीं। तू यहीं रुक बाहर, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। रमेश दुकान के अंदर जाता है जो कि उसकी बीवी ने उसको खाना दिया था। उसमें से रोटी सब्जी निकाल के वो बाहर लेकर आता है और इस भिखारी के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, ये पकड़ और इनको खा ले और निकल जा यहाँ से। यहाँ मुझे दोबारा दिख मत जाइयो, समझा? भिखारी जमीन पर गिरी हुई रोटी को उठाता है और उसमें लगी मिट्टी को झाड़ते हुए उसे खाने लगता है और खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। शाम को रमेश अपने घर आता है। रमेश को देखकर रमेश की बीवी आरती उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। पानी का ग्लास देते हुए आरती रमेश से पूछती है, क्या हो गया जी? बड़े ही गुस्से में लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई ना दुकान में? कुछ बात है तो बताइए। क्या बताऊं यार तुम्हें, आज का पूरा दिन उस गरीब भिखारी के ऊपर बर्बाद हो गया। अबे पता नहीं कहां से ढीठ भिखारी आ गया और आके दुकान के सामने बैठ गया। तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी? भिखारी ही तो था। उसको कुछ पैसे या खाना कुछ भी दे देते तो वो खुद ब खुद वहाँ से चला जाता। हाँ तुम सही कह रही हो, बाद में मुझे वही करना पड़ा। अरे कुछ खाने को दिया तभी जाके वहाँ से गया वो। चलो अब आपकी दुकान की बातें खत्म हो गई हैं, तो कुछ खाना भी खा लो। बहुत देर हो गई है, जाओ हाथ मुँह धो लो। हाँ आरती तुम सही कह रही हो, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे भी तुमने जो खाना दिया था वो तो मैंने उस भिखारी को फेंक के दे दिया। मैं अभी अपने हाथ मुंह धो के आता हूँ, तुम खाना लगा दो फिर साथ में खाएंगे। रमेश थोड़ी देर में हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आता है। इधर आरती टेबल पर खाना लगा रही थी। कुछ देर बाद दोनों खाना खाते हैं और जाकर अपने कमरे में एक साथ सो जाते हैं। हमेशा की तरह रमेश सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने खाने का थैला लेकर अपनी दुकान पर जाता है। दुकान पहुंचने के बाद भी रमेश दुकान में झाड़ू लगाता है और दुकान में अगरबत्ती जलाता है। तभी वो देखता है कि जो भिखारी कल उसकी दुकान पर आया था वो आज फिर से उसकी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। उसको अपनी दुकान के पास पहुंचते देखकर रमेश दुकान के बाहर निकलता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, हे भगवान, अबे तू फिर आ गया? अबे तुझे कल इतने प्यार से समझाया था कि यहाँ पे बैठना मत, लेकिन तुझे फिर मेरी दुकान दिखाई दी, तू फिर यहीं आके बैठ गया। अरे तुम जैसे भिखारियों का काम होता है मांगना। अबे तू भीख मांगना, तू यहाँ क्यों बैठ जाता है आके? लेकिन बेटा, मैं तेरे दुकान के पास तो खड़ा भी नहीं हूँ। मैं तो काफी दूर हूँ दुकान से। अरे नहीं नहीं, दूर हो जाओ और दूर रहा करो मेरी दुकान से। अबे मुझे दिख मत जाइयो। अबे इतनी बड़ी बड़ी दुकान के नीचे भिखारी बैठे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। उसी तरह तू भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ना आज चुपचाप बिना बोले यहाँ से चला जा। ठीक है मालिक, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाने को दे दो जिससे खा के मेरे पेट की भूख शांत हो जाए। अबे कुछ नहीं है मेरे पास, तू जाता है या नहीं जाता है? या फिर तुझे मारने के लिए कुछ निकालूं मैं? है मार खा के ही जाना है तुझे? अगर मार ही खाना है ना तो बता दे, मुझे मार पीट के भी ना भगाना आता है। रमेश उससे बहुत बोलता है, लेकिन वो भिखारी वहाँ से नहीं जाता और उसकी दुकान के सामने आकर बैठ जाता है। और जब भिखारी रमेश की बात नहीं मानता तो रमेश एक डंडा अपनी दुकान से निकालता है और उस डंडे से भिखारी को मारने लगता है। कभी डंडे से तो कभी अपनी लात से मारता है। भिखारी को पीटते देखकर उसके पास बगल की दुकान से निकलकर मोहन बाहर आता है और भिखारी को उठाते हुए उससे कहता है, अरे अरे रमेश, ये क्या तरीका है? अरे कोई इस तरह से किसी की लाचारी को देख के भला कोई उसे मारता है क्या?
तुम्हारी आंख में जरा भी पानी नहीं आता कि एक वृद्ध आदमी तुम्हारी दुकान के सामने बस तुमसे 2 वक्त की रोटी मांगने आता है, इसके साथ तुम ऐसा व्यवहार रखते हो? अरे ओ भाई साहब, अगर आपको इतना ही शौक है, इतना ही प्यार आ रहा है ना इस पे, तो ये काम करिए, इस भिखारी को उठाइए और अपनी दुकान के बाहर ले जाके बिठा दीजिए और इसको खाना खिलाइए और मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरी दुकान के सामने ये नहीं बैठेगा। अरे हाँ, मैं तो लेकर ही जाऊंगा यहाँ से, तो जैसे निर्दयी आदमी के पास थोड़ी छोड़कर जाऊंगा। और आप, जब आपको पता है कि ये आदमी आपको पसंद नहीं करता, तो आप इसकी दुकान के बाहर क्यों बैठते हैं बार बार? और इससे कुछ मांगने की भला क्या जरूरत है? अरे ऐसे रोज रोज जलील होना, छोटे के हाथ से पिटना, ये आप पर शोभा देता है क्या? चलो आप यहाँ से। मोहन उस भिखारी को उठाकर अपनी दुकान के अंदर लेकर जाता है और उसे पानी पीने को देता है, उसे खाने को खाना देता है। भिखारी खाना खाने लगता है कि तभी मोहन भिखारी को कहता है, और आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी ये हालत कैसे हुई? कोई है कि आगे पीछे या नहीं? हाँ बेटा, सब है मेरे परिवार में, बेटा, बहू और बहुत अमीर भी हैं। अभी जिसके हाथों में जलील हुआ था ना, वो मेरा खुद का बेटा है, मेरा खुद का खून। मोहन भिखारी की बात सुनकर बहुत दंग रह जाता है और हैरानी से उससे पूछता है, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अगर ये बात सच है और वो आपका ही बेटा है, तो फिर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी बहू नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ उनके घर में रहूं, और ये तो एक दिन होना ही था। ये सब मेरे बुरे कर्मों की ही तो सजा है। आज से कुछ साल पहले मैंने भी यही सब किया था अपने माँ बाप के साथ। उनको अपने ऐश मौज के लिए मैंने अपने घर से भगा दिया ताकि अपनी बीवी के साथ अकेले अपने बाप के पैसे पर मौज कर सकूं। मेरे माँ बाप ऐसे ही दर दर भटकते रहे और भीख मांगते थे, लेकिन मैंने उन पर जरा भी तरस नहीं खाया। और एक दिन ऐसे ही मेरे माँ बाप भीख मांगते मांगते एक ट्रक के नीचे आ गए, उनका देहांत हो गया। लेकिन आपने ये सब क्यों किया उनके साथ? हम सबको पता है कि बुरे कर्मों की सजा हमारे को इस धरती पर ही भुगतनी पड़ती है। अरे आपने जैसा किया है, यही कारण है कि वो आपको अपना पिता समझता ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब मेरी भी यही इच्छा है कि मैं ऐसे ही भीख मांगते मांगते एक दिन किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं और मेरी मौत हो जाए, ताकि मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिल जाए और मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। कुछ देर बाद भिखारी मोहन की दुकान से निकलकर जाने लगता है कि तभी मोहन भिखारी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, देखिए, मैं मानता हूँ कि आपने बुरे काम किए, जिसकी सजा आपको इस तरह से मिल रही है, लेकिन हर कोई अपना कर्म कर रहा है। जो जैसा करेगा उसके सामने भी वैसी चीजें सामने आएंगी ही आएंगी। लेकिन मैं आपके साथ हो रहे बुरे व्यवहार को देखकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहकर मोहन उस भिखारी को एक सैलून में लेकर जाता है, जहाँ वो उसकी बढ़ती दाढ़ी को कटवा देता है। एक कपड़े की दुकान में ले जाकर उसे अच्छे कपड़े पहनवाता है और खाने की दुकान से उसे खाना खिलाता है और अपनी ही दुकान में उसे गार्ड की नौकरी करने को देता है। वो भिखारी अब वहीं गार्ड की नौकरी करता है और रात में उसी दुकान के अंदर सो जाता। अब वो मेहनत करके कमाने लगा था। उस भिखारी ने जो भी किया या जो उसकी बेटी ने उसके साथ किया, वो उसके कर्म थे, और जो मोहन ने किया वो उसके कर्म। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। हो सकता है इतने बुरे कामों के बाद भी उस भिखारी ने कभी किसी का भला किया था, जिसकी वजह से मोहन ने उसकी मदद की। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे के लिए कई बड़े बड़े घरों की लड़कियों के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। एक रोज जब वो लड़कियों की फोटो लेकर अपने बेटे अशोक को दिखाने जाती है, तो वो उससे हिचकिचाते हुए कहता है, वो माँ, मुझे एक लड़की पसंद है पहले से ही। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बता, खामखा मैं तेरे रिश्ते के लिए कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगा रही। बता, लड़की कैसी है, क्या नाम है? माँ, उसका नाम आदर्शी है। वो साउथ इंडियन है, मतलब यहाँ जॉब करती है। फैमिली उसकी केरला में रहती है। साउथ की लड़की पसंद आई तुझे? अब समझ में आया तो ये साउथ की फिल्में क्यों बार बार देखता है। अरे उसकी तो भाषा, खान पान सब अलग होगा ना। एक साउथ इंडियन बहू को कैसे झेलूंगी मैं? माँ, मैंने आपको सच बताया है और मेरा फैसला सुन लो कि मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ। बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा सोचती है कि कहीं बेटा खुद से शादी कर बहू ना ले आए, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए घर में ही साउथ इंडियन बहू लाने को तैयार हो जाती है। समय बीतता है, सब बातचीत पूरी कर आदर्शी और अशोक की शादी हो जाती है। शादी में जहां आदर्शी साउथ इंडियन साड़ी में होती है, तो वहीं अशोक ने कुर्ता पजामा पहना होता है।
उनकी जोड़ी देख सभी लोग उन्हें मन से आशीर्वाद देते हैं। ससुराल में आदर्शी का गृह प्रवेश होता है तो आदर्शी अपनी सास से कहती है, अयो अम्मा, अभी तो कितना रस्म बाकी होता। अम्मा देख ले नालायक, तेरी बीवी को मैं बुढ़िया अम्मा नजर आ रही हूँ। माँ साउथ में माँ को अम्मा ही कहते हैं। हाँ अम्मा, बोलो अभी हम अपना रूम में जाए कि और कुछ भी करवाएगा तुम? नहीं नहीं बहू, अभी मैं कुछ नहीं करवाएगा, मतलब करवाएगी। तू जा आराम कर। आदर्शी और अशोक अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सुमित्रा मंदिर से लौटती है तो खाने की टेबल पर बैठा अशोक उसे नाश्ते के लिए बुलाते हुए कहता है, माँ आ गई आप, आइए नाश्ता कर लीजिए। क्या नाश्ता करूँ? बहू ने अपने यहाँ का वही इडली डोसा बनाया होगा ना, है ना बहू? अम्मा किसने बोली आपको? मैं तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। आप पहले टेबल के नजदीक में आके खाना तो देखो तो सही। अच्छा, ऐसा भी क्या क्या पकवान बना दिया मेरी साउथ इंडियन बहू ने, देखूं तो जरा। इतना कहकर सुमित्रा पूजा की थाली मंदिर में रखकर खाने की टेबल की तरफ जाती है और टेबल पर लगा सारा चाइनीज खाना देखकर कहती है, ये सब क्या बनाया है बहू तूने? अम्मा ये सब मेरे पसंद का चाइनीज खाना है। वो मेरे को आपका पसंद का आइडिया नहीं था तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाया। मतलब चाइनीज खाना खाने वाली तो साउथ इंडियन है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझको अच्छा लगता। ये चाइनीज खाना, ये वेज हक्का नूडल, स्प्रिंग रोल, हनी चिली पटेटो, ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगता। आप एक बार खा कर तो देखो। बहू तूने अपनी पसंद से ये चाइनीज खाना बनाया है तो तू ही खा, मैं इन सलाद से ही काम चला लूंगी। अयो कितना वंडरफुल औरत है आप अम्मा। ये चाइनीज खाना अब मैं अकेली एंजॉय करेगी। इतना कहकर वो झट से खाने के लिए बैठ जाती है और सुमित्रा चाइनीज खाना खाते हुए अपनी साउथ इंडियन बहू को बड़ी हैरानी से घूर घूर कर देखने लगती है। समय बीतता है। एक रोज गली में अपनी पड़ोसन रेखा से बात करते हुए वो कहती है, अरे रेखा, खाने का तो पूछ मत। जब से ये साउथ इंडियन बहू आई है ना, घर में दाल चावल कम, हक्का चाउमीन और वो मोमोज ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सब तो क्या कहते हैं वो चाइनीज खाना है गो? हाँ वही चाइनीज खाना। लेकिन तेरी बहू तो साउथ की होगी ना, बाको तो सांबर बड़ो भातो होगो। लगा तो मुझे भी यही था, पर ऐसा नहीं है ना। इसको तो चाइनीज खाना ऐसे पसंद है मानो बचपन से वही खाती आ रही हो। जाको मतलब तेरी बहू वैसे तो साउथ की हैगी, लेकिन वाकई जुबान को चाइनीज खाने को चस्का लगो है। वैसे आजकल ये कोई बड़ी बात ना है, चाइनीज खाना तो आजकल पूरा देश खा रहा है। पता है, लेकिन इतना नहीं खा रहा होगा जितना मेरी ये साउथ इंडियन बहू खाती है। कोई बात ना, तुझे ना पसंद हो तो मेरे घर भिजवा दिया कर। मुझे तो बड़ो पसंद है चाइनीज खाना। चुप कर तू, बातों बातों में शाम की चाय का समय हो गया और पता भी नहीं चला। अच्छा चल मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा घर जाती है और अपनी बहू को चाय के लिए आवाज लगाती है तो उसकी बहू सूप पीते हुए वहाँ आती है और उससे कहती है, अम्मा थोड़ा वेट करो, मैं मंचो सूप पीता। इसको फिनिश करने के बाद मैं टी बनाने जाता। क्या कहा? मन चाहा सूप? ऐसा भी कोई सूप होता है क्या? अयो अम्मा, मन चाह नहीं, मन चाहो सूप। ये चाइनीज सूप होता, एकदम टेस्टी और हेल्थी। बहू तो सांभर पीने की जगह ये क्या मंचू मंचा सूप पी रही है। खैर जो भी पी रही है जल्दी पी और मुझे कड़क सी चाय पिला दे। जी अम्मा, 2 मिनट दो मेरे को, मैं अब भी चाय बनाता। तभी आदर्शी एक सांस में सूप खत्म कर चाय बनाने किचन में चली जाती है। समय बीतता है। सास की अपनी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू के साथ ठीक ठाक कट ही रही थी कि एक रोज सुमित्रा की बड़ी बहन और उसका पति उनके घर आते हैं। हाय जीजी, कितने दिनों पर मुझसे मिलने आई हो? और जीजा जी ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारी बहन की सेवा में जिंदगी घिस रहा हूँ बस। अरे सुमित्रा, अपनी बहू से तो मिलवा दे। सभी रिश्तेदार कह रहे थे बड़ी सुंदर बहू लाई है तू। हाँ हाँ जीजी, अभी बुलाती हूँ। बहू बहू जरा बाहर तो आ जा। अपनी सास की आवाज सुनते ही आदर्शी बाहर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, वड़गम, माई सेल्फ आदर्शी, अम्मा का बहू। कौन सी अम्मा की बहू? सुमित्रा, ये तेरी बहू नहीं है क्या? अरे जीजी, इसके वहाँ साउथ में ऐसे ही बोलते हैं तो मुझे अम्मा ही बोलती है। हाय दैया, ये इडली सांभर बहू लाई है तू सुमित्रा। बुढ़ापे में भी चटोरी जुबान है तुम्हारी बहन की। बहू को भी इडली डोसा बता रही हो भगवान। हाँ तो यही सब तो खाते हैं ये लोग। हाँ जीजी, पर ये नहीं खाती ना। ये मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू है। क्या मतलब?
मतलब मैं साउथ से है, लेकिन खाना मुझे चाइनीज अच्छा लगता। हाँ हाँ बस बहू, अभी परिचय हो गया हो तो जा जरा चाय नाश्ता ले आ अब। ओके अम्मा। सुमित्रा की अनोखी बहू को देखकर घर आए मेहमान हैरान हो जाते हैं। एक रोज दोपहर के समय सुमित्रा और उसकी बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। सुमित्रा, बहू तो बड़ी समझदार है तेरी, लेकिन मुझे लगा साउथ इंडियन है तो उसके हाथों का बना उत्पम और सांबर वड़ा भरपेट खाऊंगी, लेकिन तेरी बहू तो चाइनीज खाती है और वही बनाती है। हाँ जीजी, वो तो मैंने थोड़ा बहुत रोटी सब्जी दाल चावल ये सब बनाना सिखा दिया है, तो अब मेरे लिए वही बनाती है। मानना पड़ेगा ये चाइनीज खाना कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है। वैसे मैं कहती हूँ आज खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ मंगवा लो। हाँ हाँ, तुम तो ठूसने के लिए ही तैयार बैठे हो। उनकी सारी बातें दूर खड़ी आदर्शी भी सुन लेती है। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाली टेबल देखकर अशोक कहता है, क्या हुआ मौसा जी, खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ क्या? पता नहीं, ऑर्डर तो मैंने किया था। अरे बहू को पता होगा, बहू कहाँ है? तभी आदर्शी किचन से खाना लिए बाहर आती है और सारा खाना टेबल पर लगा देती है। खाने में सारी डिश साउथ इंडियन देखकर अशोक कहता है, क्या बात है, आज तो साउथ इंडियन खाने की दावत होगी। पर ये सब ऑर्डर किसने किया? अम्मा ये सब ऑर्डर नहीं किया, मैं घर में बनाया। आप लोगों को क्या लगती चाइनीज खाना खाने वाली आपकी साउथ इंडियन बहू को और कुछ बनाना नहीं आती? मैं चाइनीज खाना पसंद करती, लेकिन बनाना सब कुछ आती मेरे को। अरे वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। बहू ये सब हमारे लिए है, तू भी खाने वाली है क्या ये? अम्मा मैंने आपके लिए मंचूरियन बनाया, लेकिन मैं चाइनीज के साथ ये सब भी खाएगी। वाह मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू, मान गई तुझे, सबको खुश कर दिया तूने तो। जिसके बाद आदर्शी अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।